अप्रैल 2025 में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन किए, जिसका टाइटल था अमेरिका के मैरीटाइम डोमिनेंस को रीस्टोर करना, जिसमें यूएस शिप बिल्डिंग को रिवाइव करने के लिए $30 बिलियन के प्लान को अनाउंस किया गया। यह इनिशिएटिव $150 बिलियन के लार्ज डिफेंस रिकंसिलिएशन बिल का पार्ट है, जिसका एम ग्लोबल मैरीटाइम इंडस्ट्री में चाइना की ओवरवेलमिंग लीड को काउंटर करने के लिए कमर्शियल और मिलिट्री शिप बिल्डिंग दोनों को टारगेट करना है। इसका गोल उस इंडस्ट्री को रिवाइव करना है जो 1970 के टाइम फल फूल रहा था, जब यूएस एनुअली 70 से ज्यादा शिप्स प्रोड्यूस करता था। इसके साथ ही अमेरिका की मैरीटाइम स्ट्रेंथ को रिस्टोर करना है। चाइना करंटली ग्लोबल शिप बिल्डिंग पर डोमिनेट करता है, जो मर्चेंट वेसल कार्गो कैपेसिटी का 50% से ज्यादा, और यूएस के केवल 5 के कंपेयर एनुअली 1700 से ज्यादा शिप्स प्रोड्यूस करता है। स्टेट सब्सिडी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट और फोर्स टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की वजह से दशकों में बनाए गए इस डोमिनेंस ने यूएस शिप बिल्डिंग को ग्लोबल आउटपुट के 0.2% से भी कम पर ला दिया है। ट्रम्प का $30 बिलियन प्लान एम्बिशियस है, लेकिन एक्सपर्ट इसके शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट को लेकर डाउट में है। एक सिंगल शिपयार्ड को बिल्ड करने या अपग्रेड करने में लगभग $1 बिलियन का खर्च आ सकता है, और यूएस को लेबर शॉर्टेज, एजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और इमीडिएट शिप बिल्डिंग कैपेसिटी की कमी जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग जापान और साउथ कोरिया जैसे अलाइज पर रिलाई करना, जो प्रूवन शिप बिल्डर्स है, एक फास्टर सॉल्यूशन है, लेकिन यह डोमेस्टिक प्रोडक्शन के गोल को कमजोर कर सकता है। यूएस चाइना के शिप बिल्डिंग कंपैरिजन की बात करें तो करंट में चाइना दुनिया के आधे कमर्शियल वेसल्स प्रोड्यूस करता है। शिप बिल्डिंग कंटेनर प्रोडक्शन के 95% को कंट्रोल करता है, और अकेले 2024 में न्यू शिप्स के ऑर्डर में $123 बिलियन इन्वेस्ट करता है। इसके विपरीत यूएस पर ईयर 5 से भी कम कमर्शियल शिप्स बिल्ड करने की कैपेसिटी के साथ ग्लोबली 19th पोजीशन पे है। अमेरिकन शिपयार्ड्स लिमिटेड ऑर्डर्स और हाई कॉस्ट से परेशान है। यूएस में एक शिप बिल्ड करने में एशिया की तुलना में 5 गुना ज्यादा समय और लगभग 5 गुना ज्यादा कॉस्ट होती है। चाइना के शिपयार्ड्स स्केल ऑफ इकोनॉमीज, गवर्नमेंट सपोर्ट और वास्ट वर्कफोर्स से बेनिफिटेड है, जबकि यूएस यार्ड्स रेगुलेटरी प्रॉब्लम्स और मिलिट्री कॉन्ट्रैक्ट पर फोकस करने में फंसे हुए हैं। यह अंतर इस बात पर जोर देता है कि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन शिप बिल्डिंग को केवल इकोनॉमिक मैटर नहीं बल्कि नेशनल सिक्योरिटी की प्रायोरिटी के रूप में देखता है, क्योंकि मिलिट्री डायमेंशन भी उतना ही क्लियर है। चाइना की नेवल फ्लीट वर्ल्ड्स लार्जेस्ट है, जिसमें 370 शिप्स हैं, जिनमें 140 मेजर सर्विस कॉम्बैटेंट्स जैसे फ्रिगेट और डिस्ट्रॉयर और 60 सबमरीन शामिल हैं। वहीं यूएस नेवी, जिसके पास 290 शिप्स हैं, जिनमें 91 डिस्ट्रॉयर्स और क्रूज शामिल है, टेक्नोलॉजिकल सिक्योरिटी तो है, लेकिन प्रोडक्शन डिले से जूझती है। इसलिए यूएस चाइना के शिप बिल्डिंग डोमिनेंस को काउंटर करने पर फोकस कर रहा है, क्योंकि यह इकोनॉमिक कंपटीशन से परे नेशनल सिक्योरिटी और ग्लोबल ट्रेड से रिलेटेड है। शिप्स ग्लोबल ट्रेड का 90% कैरी करता है, और इस लाइफलाइन पर चाइना का कंट्रोल कमजोरियां पैदा करता है। यूएस चाइना पर अनफेयर प्रैक्टिसेस, सब्सिडीज, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट और डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज का आरोप लगाता है, जिन्होंने 1970 के दशक से अमेरिकन शिपयार्ड को डिस्ट्रॉय कर दिया। जब जापान और साउथ कोरिया ने पहले यूएस को पीछे छोड़ा, उसके बाद चाइना आगे निकल गया। ट्रेड एक्ट के सेक्शन 301 के अंडर 2024 के बाइडेन एरा की इन्वेस्टिगेशन में इन प्रैक्टिसेस को हाईलाइट किया गया था, जिसे ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने टैरिफ्स और फीस के साथ और बढ़ाया है। एडिशनली चाइना की मैरीटाइम डोमिनेंस के मिलिट्री इम्प्लीकेशंस है, पर्टिकुलरली इंडो पैसिफिक में, जहां ताइवान और साउथ चाइना सी पर तनाव एक मजबूत यूएस नेवल की प्रेजेंस की नीड को एम्फेसाइज करता है। डोमेस्टिक शिप बिल्डिंग को रिवाइव करके ट्रम्प का एम फॉरेन पावर पर रिलायंस को रिड्यूस करना और कॉमर्स और डिफेंस दोनों के लिए क्रिटिकल सप्लाई चेन सिक्योर करना है। ऐसे में इंडिया के पास इस मैरीटाइम रेस में एक की प्लेयर के रूप में उभरने की एक यूनिक अपॉर्चुनिटी है। करंटली इंडिया के शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री मॉडरेट है, जो ग्लोबल आउटपुट में 1% से भी कम कंट्रीब्यूट करता है। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड और मार्चकाउंट डॉकयार्ड शिप बिल्डर जैसे मेजर शिपयार्ड्स प्राइमरली नेवल वेसल्स पर फोकस करते हैं। इंडिया एडवांस फ्रिगेट बिल्ड करता है, जिसमें आईएनएस विक्रांत पहला इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर और नीलगिरी क्लास फ्रिगेट शामिल है, जो ग्रोइंग एक्सपर्टीज शो करते हैं। हालांकि हाई कॉस्ट, लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर और ब्यूरोक्रेटिक प्रॉब्लम के कारण कमर्शियल शिप बिल्डिंग पिछड़ जाता है। ट्रम्प का प्लान इंडो पैसिफिक अलाइंस के साथ कोऑपरेशन को एनकरेज करता है, और इंडिया टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, जॉइंट वेंचर और इन्वेस्टमेंट को सिक्योर करने के लिए यूएस के साथ अपनी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का लाभ उठा सकता है। इंडिया का 2023 का मैरीटाइम अमृतकाल विजन शिप बिल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाने और यार्ड को मॉडर्नाइज करने 2047 तक 10% ग्लोबल मार्केट शेयर के टारगेट का एम करता है। यूएस और जापान जैसे अलाइज के साथ कोऑपरेशन करके इंडिया अपनी कमर्शियल और मिलिट्री शिप बिल्डिंग को मजबूत कर सकता है,
जिससे चाइना के मैरीटाइम इन्फ्लुएंस को काउंटर करने में इसके रोल को एनहांस करेगी। वहीं वॉरशिप के मैटर में इंडिया ने प्रगति की है। इसके विशाखापट्टनम क्लास डिस्ट्रॉयर और शिवालिक क्लास फ्रिगेट डोमेस्टिकली बिल्ड हो रहे हैं, जिससे इंपोर्ट पर रिलायंस कम हुई है। नेवी का गोल 2035 तक 170 शिप्स का है, जिनमें से 80% बिल्ड इन इंडिया होंगे। हालांकि कॉमर्शियल शिप बिल्डिंग को बढ़ावा देने के लिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट और एक्सपर्टीज की जरूरत होती है। ऐसे एरियाज जहां यूएस और उसके अलाइज के साथ पार्टनरशिप ट्रांसफॉर्मेटिव हो सकती है। इंडियन ओशन में इंडिया की स्ट्रेटेजिक लोकेशन इससे मैरीटाइम लॉजिस्टिक के लिए एक वाइटल हब के रूप में स्थापित करती है, जिससे इसका शिप बिल्डिंग रिवाइवल रीजनल सिक्योरिटी के लिए क्रिटिकल हो जाता है। साथ ही ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि कोविड-19 पैंडेमिक में भी चाइना के मैरीटाइम डोमिनेंस को उजागर कर दिया था। सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन, पोर्ट कंजेशन और चाइना की रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी ने उसके असली रंग को रिवील कर दिया है, जिससे ग्लोबल ट्रेड प्रभावित हुआ है। इसने डाइवर्सिफाइड शिप बिल्डिंग और लॉजिस्टिक नेटवर्क की नीड को हाईलाइट किया है। इंडिया को अपनी ग्रोइंग कैपेसिटी और यूएस, जापान और साउथ कोरिया के साथ स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट के साथ सिमिलर इंटरेस्ट वाले देशों के साथ कोऑपरेट कर इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। एक्सपर्टीज और कैपेसिटी बिल्डिंग के थ्रू इंडिया न केवल अपने शिप बिल्डिंग इंडस्ट्रीज को रिवाइव कर सकता है, बल्कि एक बैलेंस ग्लोबल मैरीटाइम ऑर्डर में भी कंट्रीब्यूट कर सकता है, इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा दे सकता है और इंडो पैसिफिक में सिक्योरिटी एनहांस कर सकता है। आखिर में यही कहा जा सकता है कि ट्रम्प का $30 बिलियन का शिप बिल्डिंग बिल चाइना के मैरीटाइम डोमिनेंस को चुनौती देने की दिशा में एक बोल्ड स्टेप है, लेकिन इसके सामने कई बड़ी चुनौतियां भी हैं। अपनी स्ट्रेटेजिक पोजीशन और ग्रोइंग शिप बिल्डिंग कैपेसिटी के साथ इंडिया यूएस और उसके अलाइज के साथ पार्टनरशिप करके एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। साथ ही कोविड-19 के सबक हमें याद दिलाते हैं कि किसी एक देश के शिप बिल्डिंग पर ग्लोबल रिलायंस रिस्की है। इसलिए साथ मिलकर कंट्रीज एक मजबूत मैरीटाइम इंडस्ट्री को रीबिल्ड कर सकते हैं, जिससे सभी के लिए इकोनॉमिक और सिक्योरिटी बेनिफिट सिक्योर होंगे।